अब है बड़ा क्वेश्चन, 1949 एक्ट को समझाना है। बैंकिंग एक्ट 1949 की क्रिटिज्म करते हुए, मतलब पूरा समझा के फिर क्रिटिज्म करेंगे। क्रिटिज्म तो हम किसी की भी कर देंगे, आलोचना तो जानते हो ना, हम अच्छे के भी कर देंगे, बुरे की भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 पार्ट बनाए इसके। एक तो देखो परिभाषा का पी, कार्य, ठीक है, प्रबंध और कैपिटल। परिभाषा, कार्य, प्रबंध और कैपिटल, ये 4 पॉइंट। जो डेफिनेशन है परिभाषा, इसके कार्य, किसके, एक्ट के कार्य, बैंक को क्या कार्य बताए गए हैं, बैंकों का प्रबंध कैसे होता है, और बैंकों की कैपिटल जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी की परिभाषा, एक बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंक का कार्य करे, नहीं। देखो इसने अंडर सेक्शन लिखी है 5C, पहले तो डिजाइन डाल देना, बैंकिंग कंपनी नियम अधिनियम 1949 के अनुसार, इतनी डिजाइन तो डालोगे ही। एक बैंक वह है जो भारत में बैंकिंग का कार्य करे, यही है क्या, ठीक है। बैंकिंग कंपनी नियम अधिनियम 1949 की अंडर सेक्शन 5C के अनुसार बैंकिंग, यही है ना, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम कौन सा, 1949 जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि अंडर सेक्शन 5C के अनुसार एक बैंक वह है जो भारत में बैंकिंग का कार्य करे। इस एक्ट में तो वही आएगी, अगर भारत के बाहर जाएगी तो वो तो वहां के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे लिखा हुआ है ना, परिभाषा चेंज नहीं करेंगे अपन। अब तुम्हारा ध्यान जाएगा कि बैंकिंग व्यवसाय क्या है, कहां जाएगा, बैंकिंग व्यवसाय क्या है। तो ध्यान रखना, ऋण देना, ऋण देना, बैंक में जाओ आप, बैंक में क्या काम होते हैं, लोग क्यों आते हैं वहां पर, लोन लेने के लिए और निक्षेप जमा कराने के लिए। जो कभी भी उनके मांगने पर चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से वापस लौटाया जा सके। समझ गए क्या, क्या लिखोगे, भारतीय बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 की अंडर सेक्शन 5C के अनुसार एक बैंक वह है, यही है ना, एक बैंक वह है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे। बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देना, लोन देना, निक्षेप जमा करना, लोगों की जमाई स्वीकार करना। अब निक्षेप आपने जमा कर लिए तो आप हो गया ना, जो मांग करने पर, मतलब जब वो वापस मांगेंगे तो चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से क्या किया जा सके, वापस लौटाया जा सके। उनके मांगने पर चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी प्रकार से वापस लौटाया जा सके। समझ गए क्या। अंडर सेक्शन 7 के अनुसार बैंकिंग का कार्य करने वाली कंपनियों को अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग का शब्द का प्रयोग करना होगा। अंडर सेक्शन 7 के अनुसार बैंक का काम करने वाली कंपनियों को अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक का, बैंकिंग का या बैंकर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। बैंकिंग के अलावा अन्य व्यवसाय करने वाली संस्थाएं क्या इन नामों का प्रयोग कर सकती है, बैंक के अलावा अन्य कार्य करने वाली संस्थाएं इन नामों का प्रयोग, क्योंकि वो भी करेगी ये भी करेगी, तो फिर फर्क क्या रहा, कौन सी अंडर सेक्शन के अनुसार, 7 के अनुसार। याद हो गया क्या, ये पी परिभाषा,
क्या लिखोगे? भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 की अंडर सेक्शन 5C के अनुसार 2 नंबर में केवल परिभाषा भी आ सकती है। एक बैंक वह है जो बैंकिंग, भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे। बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य 3 लाइन याद रखना, 2 तो याद रखना और तीसरा रुपए निकलवाने की। ऋण देना, जमाएं स्वीकार करना जो उनके मांगने पर नहीं, किसके माध्यम से लौटाया जा सके, चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी प्रकार से वापस लौटाया जा सके। थोड़ा तरीके से एक्ट चल रहा है ना। अंडर सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है कि भारत में बैंक का काम करने वाली संस्थाओं को अपने नाम के आगे 3 बैंक, बैंकर और बैंकिंग शब्द का प्रयोग करना कंपलसरी है। इन संस्थान के अलावा अन्य कोई संस्थान इन 3 नाम का प्रयोग जो बैंकिंग का काम नहीं कर सकती वो क्या नहीं लगा सकती? बैंक, बैंकर और बैंकिंग शब्द नहीं लगा सकती। याद हो गया क्या? मैं ये मान रहा हूं ये 2 नंबर का सेपरेट भी आ सकता है, ये 5 में भी आ सकता है और 15 के साथ आता तो गिफ्ट में हो ही जाएगा ना, सब साथ हो रहे हैं। भारतीय बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 की अंडर सेक्शन 5C के अनुसार बैंक से तात्पर्य क्या लिखोगे? एक बैंक वह है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे। बैंकिंग व्यवसाय में क्या क्या लिया गया है? ऋण देना, निक्षेप स्वीकार करना और लोगों की जमाओं को ड्राफ्ट, चेक या अन्य किसी प्रकार से वापस लौटाना। धारा 7 में क्या लिखा हुआ है? एक बैंक का काम करने वाली संस्थाएं अपने नाम के आगे क्या लगाएगी? बैंक, बैंकिंग या बैंकर शब्द का प्रयोग करेगी। जो ये काम नहीं कर रही है वो संस्थाएं इन नामों का प्रयोग कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अब आते हैं, ये पी का मतलब परिभाषा, के का मतलब कार्य, मैं आपकी हेल्प के लिए छोटे कर रहा हूं, कार्य, वर्क। अब आप जानते हैं बैंक के कार्य क्या होते हैं? जानते हैं? फेंक देंगे? अभी सुना है। क्या क्या कार्य है बैंक के कार्य? जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, 11 से आओ अब आप, बिलों को डिस्काउंट करना, बिल ऑफ एक्सचेंज बीआर का क्रय विक्रय करना, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करना, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करना, उनकी दलाली भी करना, अभिगोपन, और हमें लोकर की सुविधाएं प्रदान करती है, नहीं करती क्या? मैं आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बैंकर्स की बात कर रहा हूं। लोकर देती है हमें वो, ठीक है? तो कीमती वस्तुओं के संग्रहण की व्यवस्था करना, समझ गए या लिखवाऊं? कौन सी अंडर सेक्शन? 8 होगी, 6, ये 6 बैंक के कार्य 2 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है और 15 तो ये तैयार है। बैंक के कार्य जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिलों को डिस्काउंट करवाना, बिलों की प्रतिभूति पर ऋण देना, लोकर सुविधा देना, अंशों के क्रय विक्रय का कार्य करना, ऋण पत्रों के क्रय विक्रय का कार्य करना, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में कार्य करना, और जमाओं पर ब्याज तो कर देती है, वो तो रिटर्न है। ऐसे तो क्या देगा? ऋण पर ब्याज लेना, वो तो ऋण देना काम हो गया तो उसका रिटर्न हो गया ना। ऐसे फेंकने को हम बहुत फेंकेंगे वहां पर, वहां जो दिमाग चलेगा ब्रेन की कहीं वो लिख देना, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि सही लिखें। याद हो गया होगा ना, या लिखूं? याद कराऊं? ठीक है। कौन सा कार्य नहीं कर सकती? माल क्रय विक्रय नहीं कर सकती। बैंक का कोई काम नहीं है कि वो माल खरीदे माल बेचे, माल का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। बैंक का काम लोन देना, रुपए देना लेना है। और ध्यान रखना, अपने कार्य के निष्पादन के लिए किसी दूसरी सहायक कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती। अपने कार्य को पूरा करने के लिए काम करेगी, ध्यान रखना, किसी दूसरी कंपनी में ऐसे काम नहीं करेगी। ठीक है, तुम वहां तक मत जाना, बड़ा हो जाएगा परसों एग्जाम में। चलो ये हो गया कार्य, लिखूं क्या? शाबाश। ये प्रबंध, मैनेजमेंट में ध्यान रखना, सीआईडी को नहीं रख सकते। किसको नहीं रख सकते? क्रिमिनल को नहीं रख सकते।
क्रिमिनल अपराधी को मैनेजमेंट में नहीं रख सकते, कोई दिवालिया उसको नहीं रख सकते, इंसॉल्वेंट पर्सन को नहीं रख सकते, और डी का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रख सकते जो किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है। दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, उसको अपने यहां पर मैनेजमेंट में रख लिया तो किसका फायदा करेगा? दूसरी कंपनी। हाँ, कुछ भी कर देगा वो किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है या मैनेजमेंट में आ गया तो अपने आप ही सारे काम स्वतः ही होने लग जाएंगे उस कंपनी के। ठीक है, तो एक क्रिमिनल को नहीं रख सकते, इंसॉल्वेंट पर्सन को नहीं रख सकते, और किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर को हमारे यहां मैनेजमेंट में नहीं रख सकते। तो ये प्रबंध हो गया, परिभाषा कार्य प्रबंध। परिभाषा 5C। साथ में क्या लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 7 में? कौन से नाम लगाती है? कार्य में अंडर सेक्शन 6। ठीक है, ये कैपिटल वाली तुम्हें याद है 11, जो मैंने अभी कैपिटल का अलग से क्वेश्चन बनाया था, मिनिमम कैपिटल वाली, याद है ना? 50,000, 5 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो ये क्या हो जाएगी? 10। किसको नहीं रख सकते? सीआईडी को नहीं रख सकते। सीआईडी मतलब अपराधी, क्रिमिनल को नहीं रख सकते, इंसॉल्वेंट पर्सन को नहीं रख सकते, किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं रख सकते। तो ये कैपिटल वाला आपको आता ही है। ठीक है, इसके बाद है अलग से हम याद करें तो लाभांश कोष स्क्वायर, 4 तो ये याद हो गया ना, कैपिटल वाला मैंने पहले बता रखा है। तो ये हो जाएगा लाभांश कोष स्क्वायर। ठीक है, और ऋण, लाभांश कोष स्क्वायर ऋण, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोष स्क्वायर, 2 तरह के कोष मैनेज करने पड़ते हैं, एक तो रिजर्व फंड संचित कोष, एक लिक्विड तरल कोष। देखो डिविडेंड से रिलेटेड क्या रूल है वो इसमें बताऊंगा, इंग्लिश में डिविडेंड, हिंदी में लाभांश। ठीक है, 2 तरह के कोष मैनेज करने होते हैं, एक तो हो गया आपके रिजर्व फंड, ठीक है, और दूसरा हो गया लिक्विडिटी फंड, तरल कोष, लिक्विड फंड, लिक्विड एसेट्स रखनी पड़ती है। और फिर ऋण से रिलेटेड क्या नियम है वो बताए जाएंगे। पहला क्या था? परिभाषा, कार्य, प्रबंध और कैपिटल, पीकेपीसी। परिभाषा, कार्य, प्रबंध, कैपिटल, याद हो गया। अब है लाभांश कोष स्क्वायर ऋण, यह लाइन से याद रखना, ये अंडर सेक्शन चल रही है, इसमें इधर उधर करके नहीं बना सकते आप। तो लाभांश का नियम बताऊंगा, 2 तरह के फंड है, रिजर्व फंड और लिक्विड फंड। हिंदी में बताऊं, संचय कोष, हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे, और तरल कोष। हाँ, नगद कोष, तरल कोष एक ही बात। ठीक है, और फिर ऋण पर प्रतिबंध, ऋण से है ऋण पर प्रतिबंध। ठीक है, ऋण देना काम तो है, पर कुछ ऋण देना तो काम है ही, आप मैं तो यहां रेस्ट्रिक्शन ही बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जो लाभांश है, एक बैंक तब तक लाभांश देने का राइट नहीं रखती जब तक कि कोई कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ नहीं कर दे। जो पूंजीगत खर्चे हैं, पूंजीगत जो नुकसान हुए हैं, खर्चे हैं, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, उनको राइट ऑफ करने के बाद डिविडेंड दे सकती है, उनको अपलिखित करने के बाद डिविडेंड दे सकती है। इसमें इतना ही लिखना है। रिजर्व फंड की बात करें तो पेड अप कैपिटल के बराबर जब तक रिजर्व फंड नहीं हो जाता तब तक वो डालती रहती है। पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी के बराबर जब तक संचित कोष नहीं हो जाता, रिजर्व फंड नहीं हो जाता, रिजर्व फंड में डालती जाएगी, डालती जाएगी, डालती जाएगी। ठीक है, तरल कोष की बात करें तो 15%, जितने भी जमा है उसके 15%, जो भी जमाए हैं उसकी कितना परसेंट? 15% अपने पास नगद रूप में रखेगी। और इसकी सूचना आरबीआई को हर महीने की 15 तारीख को देगी। 15% और 15 तारीख। देखो, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ किए बगैर डिविडेंड नहीं दे सकती,
रिजर्व फंड पेड अप कैपिटल के इक्वल तक, जब तक रिजर्व फंड नहीं आता तब तक वो डालती रहती है, मतलब पेड अप कैपिटल के बराबर सा रिजर्व फंड ले लेती है। लिक्विड फंड की बात करें, तरल कोष में क्या आ जाता है? नगद आ जाती है, गोल्ड आ जाता है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती है। तो डिपॉजिट का 15%, कितना परसेंट? डिपॉजिट का 15% बैंक को खुद के पास रखना होता है और इसकी इंफॉर्मेशन हर महीने की 15 तारीख को आरबीआई के पास भेजना होता है। ठीक है। अब ऋण पर क्या प्रतिबंध है? कंपनी ऐसी, ये बैंक किसी भी ऐसी कंपनी को ऋण नहीं दे सकती जिसमें उसका संचालक यहां पर मेंबर है, मतलब संचालक का हित, बैंक के किसी संचालक का हित अगर कहीं जुड़ा हुआ तो उसको ऋण नहीं दे सकती। बैंक के डायरेक्टर का कहीं इंटेंशन, कहीं इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो वहां पर यह बैंक उस संस्था को ऋण नहीं दे सकती। समझ गए क्या या नहीं समझे? ठीक है। तो ये लाभांश कोष स्क्वायर ऋण पर प्रतिबंध। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने परिभाषा, काम, प्रबंध और मिनिमम पेड अप कैपिटल अंडर सेक्शन 5C। काम में क्या था? काम में 6 था, शायद 7 यहाँ था, ये 10 यहाँ और यहाँ 7 में तो वो था कि बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनी का लगाए। ठीक है। अब लाभांश की बात करें तो लाभांश में कौन सी डिडक्शन अंडर सेक्शन आ गई? 15 आ गई, यहाँ 15 है, या रिजर्व फंड में 17 है। लिक्विड फंड की बात करें तो 18, ये 18 है और ये 20 इसका 1 है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रांच क्विक एसेट्स, भारत में एसेट्स, ब्रांच क्विक एसेट्स, ये ब्रांच क्विक एसेट्स, भारत में एसेट्स। अभी बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, अभी याद करवा दूंगा मैं तुम्हें। फिर रिपोर्ट, ऑडिट, इंस्पेक्शन और मर्ज। रिपोर्ट, ऑडिट, इंस्पेक्शन और रिपोर्ट, ऑडिट, इंस्पेक्शन और मर्ज। ये ब्रांच की बात चल रही है कि ब्रांच का विस्तार अंडर सेक्शन 23 में नियमों को ध्यान में रखकर 23 में लिखा हुआ है कि एक बैंक ब्रांच का विस्तार कैसे करेगी। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? वो वहां पर आरबीआई से परमिशन लेगी, आरबीआई से परमिशन लेकर अपनी ब्रांच का विस्तार कर सकती है और कहीं ब्रांचेज खोलनी है, मान लो जयपुर में ब्रांच है, पंजाब में खोलनी है, तो पहले आरबीआई में फाइल लगाएगी। 23 में लिखा हुआ है आरबीआई से परमिशन मिलेगी तो ब्रांच का विस्तार कर लेगी। ठीक है। फिर आपके मिनिमम की बात करें कि आपके पास क्विक एसेट्स जो है, तरल संपत्तियां 30% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30% आपके पास क्विक एसेट्स होनी चाहिए। वहां क्या थी? वहां लिक्विड थी, वहां मैं मार्केटेबल सिक्योरिटी गलत बोल दिया। वो तो कह रहा था कि 15% नगद में रखना चाहिए। वहां 15% क्या रखना चाहिए? नगद में। कहां पर? मिनिमम रिजर्व फंड की बात आई थी। संचित कोष मतलब जितनी भी डिपॉजिट होती है उसका 15% रखना चाहिए। 15 तारीख को इसकी इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है। और यहां पर बात चल रही है प्रत्येक बैंक को अपने कुल दायित्व का, वहां तो कुल जमाओं का था, जितना जमा होता है उसका 15%। यहां टोटल लाइबिलिटी का 30%। किसका 30%? टोटल लाइबिलिटी का 30%। केस और कैश इक्विवेलेंट मतलब केस के रूप में, गोल्ड के रूप में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के रूप में। इसमें जो आरबीआई के पास जमा है ना हमारा, वो इंक्लूड रहेगा। एक पार्ट आरबीआई के पास भी रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे समझ में? वहां 15% और यहां 30%। 15% किसमें? संचित कोष में, सॉरी लिक्विड तरल कोष में, और यहां पर तरल संपत्तियों में, तो तरल कोष में रखना पड़ता है और यह तरल संपत्तियों में टोटल लायबिलिटी का 30% रखना पड़ता है। ठीक है। अब भारत में एसेट्स की बात करें तो भारत में
टोटल अगर कोई फॉरेनर बैंक है और भारत में उसकी ब्रांच है तो भारत में उसको 75% रखना पड़ता है, ठीक है। अपनी टोटल डिपॉजिट का 75% किस में रखना पड़ता है? भारत में 75%। परसेंट का भी एक अलग बता दूंगा। और फिर रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी अभी, कौन सी? हर शुक्रवार को, प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को रिपोर्ट देनी पड़ती है ग्रॉस एसेट्स और लायबिलिटी की, ठीक है। फिर मंथली रिपोर्ट देनी पड़ती है क्विक एसेट्स और लायबिलिटी की। फिर क्वार्टरली रिपोर्ट देनी पड़ती है फिक्स एसेट्स और लायबिलिटी की। और फिर आरबीआई जब चाहे कर सकती है। ऑडिट के नियम अभी आपको बताए थे मैंने, ऑडिट अंडर सेक्शन 29, 30, 31, 32, 33 में ऑडिट की रिपोर्ट, ऑडिट के नियम बताए थे। वो कॉपियां भेजना करना, अलग क्वेश्चन बना हुआ उसमें देख लेना आप। इंस्पेक्शन तो कभी भी कर सकती है, पता आपको कौन कर सकती है? आरबीआई कभी भी इंस्पेक्शन कर सकती है, ध्यान रखना। अपनी इच्छा से या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आरबीआई कभी भी वो इंस्पेक्शन कर सकती है, ठीक है। और मर्ज करने का मतलब एक को दूसरे में मिला देना। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने इसमें लिखी नहीं, तो ये है समापन, बैंक का समापन या निलंबन। अगर कोई बैंक डाउनलोड हो जाती है तो आरबीआई से परमिशन लेकर हाई कोर्ट में अपील कर देती है कि हमें थोड़ा कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, थोड़ा सा कर्जे को स्थगन करो, निलंबन करो, थोड़ा 5-6 महीने आगे किसका हो, कोई कर्जा चुकाना है तो हाई कोर्ट उसको परमिशन दे देता है 6 महीने तक किसी भी ऋण को चुकाने में मना कर सकता है, 6 महीने बाद चुका देना। अगर आरबीआई को लगता है कि अपनी देनदारियां नहीं चुका पाएगी या ये पूरी सूचनाएं नहीं दे रही है तो आरबीआई उस बैंक को बिल्कुल समापन का आदेश भी दे सकती है, उसकी सारी एसेट्स को अपने पोजीशन में ले लेगी। वापस बोल, आरबीआई से परमिशन लेकर हाई कोर्ट में अप्लाई करके किसी भी कर्जे, क्योंकि कर्जा कोई रुपए मांगता है वो तो कोर्ट ही जाएगा, तो हाई कोर्ट में अप्लाई करके हाई कोर्ट उसको 6 महीने तक आगे टाइम दे देता है कि तुमसे अभी पेमेंट नहीं हो रहा, तो 6 महीने तक के लिए टाइम दे देता है। यहां बात चल रही है अगर बैंक खराब कंडीशन हो जाती है तो। अब अगर आरबीआई को लगता है या हाईकोर्ट को लगता है कि ये अपनी देनदारियां चुकाने में असमर्थ है तो आरबीआई उसकी एसेट्स पर पोजीशन कर लेती है और उसको समापन का एक तरह से कर देती है, बैंक को डिसॉल्व कर देती है। ये आरबीआई कर सकती है, समझ गए? तो यहां आप पूरा क्वेश्चन हो गया ये। अब मैं क्रिटिसिज्म करूंगा, उससे पहले एक बार वापस बता देता हूं। यहां इकट्ठा लिख रहा हूं अब मैं, देखो सबसे पहले क्या था? पीकेपीसी था प्रबंध, ये परिभाषा कार्य प्रबंध कैपिटल। फिर क्या था? पीकेपीसी के बाद क्या था? लाभांश कोष स्क्वायर ऋण, लाभांश कोष स्क्वायर ऋण। अब आप इसको याद करेंगे, हाँ वो तो ऋण है तो ऋण पर प्रतिबंध। इसके बाद क्या था? ब्रांच क्विक एसेट्स, भारत में एसेट्स, ब्रांच क्विक एसेट्स भारत में एसेट्स। और फिर रिपोर्ट ऑडिट इंस्पेक्शन, रिपोर्ट ऑडिट इंस्पेक्शन और फिर मर्ज। एक वो बीच में था कि समापन का आदेश, वो तो आप एक तो याद रखोगे। तो परिभाषा कार्य प्रबंध कैपिटल, लाभांश, संचित कोष और न्यूनतम कोष तरल, न्यूनतम तरल कोष। फिर आपके ऋण पर वर्जित, किसको ऋण नहीं दे सकती। फिर ब्रांच विस्तार, किसकी परमिशन से? आरबीआई की परमिशन से। क्योंकि एसेट्स कितनी? डिपॉजिट का 15%। रिपोर्ट कब भेजनी पड़ती है? रिपोर्ट ये यहां रह गया क्या? तो यहां दो पार्ट करते हैं। ये कोष में कौन कौन से कोष थे? एक तो रिजर्व फंड और कैश रिजर्व। तो यहां 15%। रिपोर्ट कब भेजनी पड़ती है? 15, प्रत्येक महीने की 15 तारीख को, ठीक है। यह आपके
30%, ठीक है, टोटल लाइबिलिटी का 30%। इधर आपके भारत में एसेट्स कितनी 75%, जितने उसके पास टोटल लाइबिलिटी है, डिपॉजिट है, उसका 75%, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट का मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट, प्रत्येक महीने के अंत में फ्राइडे को और मंथली मासिक, फिर त्रैमासिक और इच्छा से आरबीआई अपनी मर्जी से। ऑडिट की बात करवाई मैंने आपको तो 29, 30, 31, 32, 33। यहाँ 29 में क्या था, तो शेड्यूल 30 के अनुसार ऑडिट करवाना 31 दिसंबर तक। 30 में क्या था, ऑडिट, इसको तो फाइनल अकाउंट बनाना। 30 में ऑडिट करवाना। 31 में 3 महीने के अंदर पब्लिकेशन की, पब्लिश करने के 3 महीने के अंदर अंदर 3 कॉपी आरबीआई के पास। 32 के अंदर 3 कॉपी रजिस्ट्रार के पास। 33 में फॉरेन ब्रांच के केस में 1 कॉपी हेड ऑफिस को और 1 कॉपी यहाँ पर इंडिया में मेन ऑफिस को, ठीक है। फिर आपके ये क्या है, इंस्पेक्शन कभी भी कर सकती है और मर्ज करने का राइट भी, उसके नियमों को ध्यान में रखते हुए। मर्ज में देखो अंडर सेक्शन देख लेता हूं मैं, अंडर सेक्शन मर्ज की है 45। इसमें 2 बैंकों को मर्ज किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए क्या। ये को कैपिटल है 11 वाली, ये 10, इनकी लिखूं क्या, लाभांश कौन सी थी, लाभांश में कौन सी डिडक्शन वो अंडर सेक्शन लिखवाई थी, 15, 17, 18, 20। ये 15, 17, 18, 20 ऋण में, ठीक है। फिर आपके एक रह गया था लाइसेंस लेना, ध्यान रखना, लाइसेंस भी इसको लेना पड़ता है बैंक को, लाइसेंस से रिलेटेड रूल्स है लाइसेंस, ठीक है। तो लाइसेंस के लिए 3 चीजें देखती है कि वापस जमा राशि लौटा देगी क्या, पब्लिक से राशि जमा हो गई तो पब्लिक के खिलाफ एक्टिविटीज तो नहीं कर रही है, पब्लिक से जो राशि आई है उसकी बैंक की एक्टिविटीज ऐसी तो नहीं है कि कल को पैसा खा जाए। और तीसरे में ये देखना है, विदेशी बैंक होने की दशा में हम ये देखेंगे कि अगर हम उसको यहां मान्यता दे रहे हैं तो क्या हमारे देश की वहां बैंक की ब्रांच खुलती तो वहां तो वो मान्यता देती है कि नहीं देती है, जैसा वो हमारे साथ ट्रीट करेंगे हम उनके साथ ट्रीट करेंगे। लाइसेंस देते टाइम मुख्यतः 3 चीजें ध्यान रखते हैं, जमा राशि वापस लौटाने की क्षमता है या नहीं है, बैंक की कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है जो जनता के खिलाफ हो, जनता के धन का दुरुपयोग हो। तीसरा, फॉरेन बैंक की दशा में वहां की सरकार, वहां उस देश में भारतीय ब्रांच के साथ तो व्यवहार सही हो रहा है ना, अगर वहां भारत की ब्रांच को परमिशन नहीं है तो हम उनकी ब्रांच को लाइसेंस नहीं देंगे, समझ गए। अब मैं क्रिटिज्म कर रहा हूं, क्रिटिज्म आप 3-4 लाइन में याद कर लें क्योंकि अलग से क्रिटिज्म भी आ सकती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी, अब मैं इस लो पे क्वेश्चन उठा रहा हूं, इतना सब कुछ करने के बाद भी देसी बैंकर्स, महाजन, साहूकारों से रिलेटेड नियम नहीं बनाए ना। भारत में क्या बैंक ही रुपए लेन देन का काम करती है? अभी भी देसी बैंकर्स करते नहीं, 10 रुपए सैकड़ा, 15 रुपए सैकड़ा। साहूकार, प्याजखोर जिसे भी कहें, इनके लिए कोई नियम बनाए क्या? नहीं बनाए। दूसरा, इतने नियम बनाने के बावजूद भी बैंक का क्षेत्रीय असंतुलन आज भी है। कई सेक्टर बैंक के रूप में बहुत डेवलप है, अभी भी भारत में एरिया वाइज अनबैलेंस है बैंकिंग के सेक्टर में। भारत में बैंकिंग क्षेत्र अभी भी असंतुलित है। दूसरा, ये अधिकारियों और कर्मचारियों में एक रूपता नहीं लाया, अधिकारियों और कर्मचारियों में एक रूपता नहीं लाया, ठीक है। आज भी बैंकों के कोषों में तो पर्याप्त वृद्धि हो गई, फंड तो रिजर्व फंड खूब पड़े हैं कागजों में, लेकिन इनका निरीक्षण टाइम टू टाइम नहीं होता तो बैंक कई बार झूठी रिपोर्ट भी भेज देती है, समझ गए। तो कमियां निकालने के लिए तुम कमियां तो किसी में भी निकाल सकते हो। सबसे पहले अभी भी पहली कमी क्या निकालोगे? इतना सब कुछ नियम बनाने के बावजूद भी देसी बैंकर, सेठ साहूकार के जो है, जो गांवों में ऋण देते हैं,
उनके कोई नियम नहीं, उनको बाउंड नहीं किया गया कि तुम ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते। बैंकों का क्षेत्रीय एरिया वाइज डेवलपमेंट बैलेंस नहीं है। फिर तीसरा, रिजर्व बैंक के पास निरीक्षण करने का अभी भी टाइम नहीं है। जो रिजर्व फंड है ये कागजों में पर्याप्त बढ़ गया, लेकिन इनका निरीक्षण टाइम पर नहीं होता। जब टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन नहीं होता तो बैंक अधिकारी लापरवाह हो जाते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों में तालमेल नहीं है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। आप किसी भी एंगल से, आप हर तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसमें छोटे भी कहीं पैदा हो जाएंगे, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 15 नंबर में। 2-3 बार इसको देखना, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दिया करो। पर तुम्हें क्या कमेंट करना भी तो नहीं आता, अंगूठा दिखा वो आता है जो वो इसमें होता नहीं है। ठीक है भाई, आना भी तो चाहिए ना। लाइक होता पर वो वैसे होता है, फिर कमेंट नहीं आता ना भी क्या कोई प्रॉब्लम रह गई, कैसा हुआ। और इसको सब्सक्राइब भी, शेयर और सब्सक्राइब करो, और उस पे कौन सी वो बेल आइकन को दबा दो ताकि पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन कब आएगी। रात को भी यूट्यूब पे डाला जा रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाता है ना। एग्जाम नजदीक है तो हम फास्ट रूप से बना रहे हैं सारे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई कमी भी रह सकती है, एग्जाम बहुत नजदीक है।